हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है बीपीएससी जीएस का क्लास 6 की जो हमारी हिस्ट्री है ना, उसका लास्ट चैप्टर है 14। कल से क्लास 7 की हिस्ट्री या फिर क्लास 7 का ज्योग्राफी, ये आप मुझे बताइएगा। उसके हिसाब से हम आगे की क्लासेस करेंगे कि हम क्लास 7 की डायरेक्ट जो है ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री करें, या फिर आप लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी चाहते हैं, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी इस तरीके का मिसलेनियस। तो चलिए, आज की क्लास लास्ट है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज जो है इतिहासकार से रिलेटेड जो भी एक दो प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैंने सोचा कि इसको भी करा देते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, केवल 6 पेज का ही है, ये किताब में भी आपको मिलेगा। तो जो हमारे इतिहासकार हुए हैं ना, बिहार से रिलेटेड है, तो आपको बिहार में से जीएस के जो प्रश्न आते हैं वो जरूरी है, क्योंकि आपको पता है केपी जायसवाल और जो ईएस अल्तेकर हैं, ये पटना जिला में एक, अगर देखा जाए यहाँ पर, तो मौर्यकालीन अवशेष जो घूमने लोग आए थे वहां पर कुछ अवशेष मिला है, और उसकी जानकारी आपको पता है, हमको अपने इतिहास के बारे में इतिहास से ही देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से ना बिहार के भी 2 इतिहासकार हुए हैं जिसके बारे में आज आपको पढ़ना है, और ये बिहार से हैं, इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीपीएससी में बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने किस किस जो है बुक की रचना की है, क्या क्या चीजें की हैं, इनसे रिलेटेड देखते हैं। तो देखो, काशी प्रसाद जायसवाल जो है ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि है वो पटना थी। भले से ये निवासी थे उत्तर प्रदेश के, बट काम वगैरह सब कुछ ये पटना में करते थे। और ये ना, इनका प्रोफेशन क्या था, ये वकील थे। और लेकिन इनकी ख्याति जो है ना, भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के महान विद्वान के रूप में ज्यादा हुई। भले से इनका प्रोफेशन, कई बार होता है कि आप जो प्रोफेशन चुन लेते हैं उससे ज्यादा बेटर आप दूसरे सेक्टर में करते हो, सेम इनके साथ भी यही था। वकील थे, बट बाकी की चीजों में ये ज्यादा लोग इनको जानते थे, चाहे वो इतिहास हो, संस्कृत का महान विद्वान हो। हिंदू राजतंत्र पर इनके विचार लेख पुस्तक ने इतिहास में लेखन में क्रांति ला दी। ठीक है। उसके बाद से देखिए, काशी प्रसाद जायसवाल की जो आर्थिक स्थिति है ना, वो बचपन में अच्छी नहीं थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही जो लंदन मिशन, मतलब आजकल जिसे बाबूलाल जायसवाल हाई स्कूल में हुआ है। और इनके व्यक्तित्व पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम का ना बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। इनका जो मन है वो पैतृक व्यवसाय में नहीं लगा, ठीक है, फैमिली बिजनेस में उसमें नहीं लगा। तब इन्होंने 25 वर्ष की आयु में इंग्लैंड जाकर पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। फिर इन्होंने ऑक्सफोर्ड जो है विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद से बैरिस्ट्री भी पास की। फिर लंदन में ही इनका संपर्क जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल सावरकर आदि से हुआ। देखो, सारे स्टोरी की जैसे पढ़ लेना। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि इन्होंने आगे चलकर कहाँ पे किस पढ़ाई की, अब बीपीएससी को कितना टफ बनाना होगा तो वो यहाँ से भी प्रश्न बना सकता है। ठीक है। फिर 1910 ईस्वी में ये स्वदेश लौटकर कलकत्ता में इन्होंने वकालत शुरू किया, क्योंकि ये पेशे से तो वकील ही थे ना। आगे चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाने लगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की है, बैरिस्ट्री भी पास की है, तो फिर ये इतिहास भी पढ़ाने लगे। परंतु इनके जो विचार थे ना, वो क्रांतिकारी थे। ठीक है। और इसके कारण ना सरकार ने इनको बाध्य कर दिया। आप जानते ही हो कि जब आप भी कोई अच्छा काम करने जाते हो तो आपको कोई ना कोई रोकता है। तो सेम इनके साथ भी ऐसा हुआ। क्रांतिकारी विचारों के कारण इनको सरकार ने फोर्स किया कि भाई तुम ये नौकरी छोड़ो, पद को त्याग करो। जबरदस्ती से इनको रिटायरमेंट करवा दिया, मतलब नौकरी छोड़वा दी। फिर 1919 में ना इनसे पटना विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय पुरातत्व और संस्कृति विभाग का रीडर बनने का आग्रह किया गया, क्योंकि पटना इनकी कर्म भूमि थी। उसके बाद से पारिवारिक आवश्यकताओं और क्योंकि भाई देखो, आप चाहे कुछ भी हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और सरकार की गलत नीतियों के कारण उनको विश्वविद्यालय छोड़कर वकालत से ही अपनी जीविका चलानी पड़ी। ठीक है, मतलब ये पढ़ाने वगैरह जाते थे, बट सरकार ने तो उनको हटा दिया वहां से। फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इनको अपने फिर से वकील वाला काम करना पड़ा। और ये हिंदू कानून के मर्मज्ञ एवं आयकर के विशेषज्ञ वकील थे, ये याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि हिंदू कानून के मर्मज्ञ और जो आयकर के विशेषज्ञ हैं वो कौन है, तो वो हैं आपके, नाम याद रखिएगा, हमारे काशी प्रसाद जायसवाल। ठीक है। तो ये हो गया एक, इनसे प्रश्न पूछता ही है। बहुत अपनी बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी ये भारतीय इतिहास पर शोध कार्य करते रहे। और जायसवाल साहब जो है पूरा लिपि और प्राचीन मुद्रा के भी ज्ञाता थे, और ये अपनी जेब में अनपढ़ा प्राचीन सिक्का भी रखते थे। प्रश्न पूछ सकता है कि ये कौन सी किताब पढ़ते थे, तो अनपढ़ा प्राचीन सिक्का, जब भी इनको टाइम मिलता था ये पढ़ते थे। मनु और याज्ञवल्क्य के स्मृति पर भी इन्होंने बहुत शोध किया, और इन्होंने हिंदू कानून पर मर्मज्ञता हासिल की। ठीक है।
याद रखिएगा, हिंदू कानून पर। उसके बाद से जायसवाल साहब जो है बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। फिर इस संस्था द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिका के आजीवन संपादक भी रहे हैं। पटना संग्रहालय की स्थापना भी इन्हीं के जो पटना संग्रहालय है ना, वो इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। ठीक है, इस संग्रहालय का जो भवन है मुगल राजपूत कला का एक सुंदर एग्जाम्पल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार इतिहास परिषद की भी इन्होंने स्थापना की। ठीक है, जो बिहार इतिहास परिषद है उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की है, हमारे जायसवाल साहब ने। ये कई समितियों के सदस्य रहे, कई पत्रिकाओं का संपादन किए। ये काफी निर्भीक और मतलब डरते नहीं थे, और ये मिलनसार व्यक्ति थे। इनके साथ जो है राहुल संस्कृत्यायन, रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर के काफी अच्छे संबंध थे, और कई सम्मेलन संस्थाओं के सदस्य और अध्यक्ष रहे हैं। 1924 में इनकी जो पुस्तक है वह हिंदू पॉलिटी प्रकाशित हुई। प्रश्न पूछता भी है कि हिंदू पॉलिटी किसकी है, तो काशी प्रसाद जायसवाल की है। याद रखिएगा, इस पुस्तक ने भारतीय इतिहास को देखने के नजरिए में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इन्होंने भारत के गौरवशाली जो अतीत है ना उसको सामने लाया, और भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से ही थी। ठीक है, इन्होंने अकाट्य तर्क दिया कि प्राचीन भारत में निरंकुश राजतंत्र नहीं था, बल्कि संवैधानिक और उत्तरदायी राजतंत्र था। इस पुस्तक के दो भाग हैं, पहला है प्रजातंत्र का और दूसरा है राजतंत्र का। उसके बाद से जो केपी जायसवाल हैं, इनकी एक दूसरी पुस्तक आती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहली पुस्तक का नाम बताऊं, वो है हिंदू पॉलिटी। याद रखिएगा इनकी किताब का नाम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर पूछ देता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, अब जो पढ़ा ही नहीं होगा केपी जायसवाल के बारे में, वो क्या बताएगा हिंदू पॉलिटी किसकी है। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको एग्जाम पास कराने में मदद करेगी, और यहीं से प्रश्न बनता ही है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी इनकी किताब थी, और इस पुस्तक में ना कुषाण साम्राज्य के अंत और गुप्त साम्राज्य के बीच की अवधि पर प्रकाश डाला गया। इन्होंने साहित्यिक ग्रंथ, अभिलेख एवं सिक्कों के आधार पर गुप्त साम्राज्य के पूर्व नाग एवं वकाटकों के इतिहास पर प्रकाश डाला। 1934 में प्रकाशित एन इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से इन्होंने नेपाल के इतिहास पर भी प्रकाश डाला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एन इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वैसे याद करने वाले मैंने हाईलाइट किया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी, कल जो है ना एक गलती हो गई थी कि मृक्षकटिकम, ये जो है एक मुझे बाद में याद आया, मृक्षकटिकम जो है ना वो शूद्रक की है। आप में से एक स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, कालिदास की नहीं है, मृक्षकटिकम शूद्रक। ठीक है, इतना याद रखना। फिर आपको पता है विशाख दत्त कल भी हम लोगों ने पढ़ा था मुद्रा राक्षस, यहाँ पे तो मुद्रा शास्त्र की बात हो रही है, इस पर भी इन्होंने बहुत शोध किया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने गंगा घाटी की बहुत सी मुद्राओं का विवेचन किया है। कुछ मुद्राओं का संबंध मौर्य के साथ नए विचार का प्रतिपादन किया। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन में जायसवाल साहब का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जो है खारवेल के अभिलेख संबंधी विवाद को सुलझाना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अशोक के अभिलेख और राजरोहण की तिथि, ब्राह्मी लिपि, भुवनेश्वर मंदिर के अभिलेख, इसका भी संपादन किया है। अयोध्या का शुंग अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, मुहर का अध्ययन तथा अनेक अभिलेखों का तिथिक्रम के अनुसार उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर इतिहास लेखन को सुगम बनाया है। तो इन लोगों इन्होंने ना अपना इतिहास से शोध काम जो है वो करते रहे। आप देख सकते हो कि इन्होंने कितने सारे जो है टॉपिक्स पे शोध कार्य किया है। ठीक है, और ये जो है डॉक्टर जो जायसवाल थे ना, ये परंपरावादी इतिहासकार नहीं थे। इनके अंदर ना पाश्चात्य इतिहासकारों की तरह एक वैज्ञानिक दृष्टि थी। इन्होंने इतिहास लेखन में अधिवक्ता की पद्धति हावी थी। ठीक है, इनके ये ऐतिहासिक घटनाओं के सभी पक्ष कारण की समीक्षा के पश्चात ही किसी कॉन्क्लूजन पे पहुंचते थे, जब तक उसकी समीक्षा नहीं करेंगे। इन्होंने स्मिथ के विचारों का खंडन साक्ष्यों के संतुलित उपयोग के आधार पर किया है, और ये इतिहास लेखन में स्रोतों के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते थे। जब तक पूरा निष्कर्ष ना निकले, मतलब समीक्षा ना करें, तुलनात्मक अध्ययन ना करें, तब तक ये कॉन्क्लूजन पे नहीं निकलते थे, जो कि होना भी चाहिए। और आपको पता है ये कि ये इतिहास लेखन में हिंदू विचार, दर्शन, धर्म, शासन, गणराज्य और सामाजिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने दिया है। ठीक है, बस इतना आपको इसमें याद रखना है। अब दूसरे जो हमारे हुए हैं इतिहासकार, वो हैं डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर। तो ये देखिए, ये महान पुरातत्वविद और इतिहासकार थे, और पटना बिहार से ही रिलेटेड है। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के खुलने पर इन्होंने संस्थापक अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया। और ये काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक और राष्ट्रभाषा परिषद के सदस्य भी थे। ठीक है, तो ये जो हमारे अल्तेकर जी हैं, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में योगदान के पूर्व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र, सांस्कृतिक उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने वैशाली में भी ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया है, और उजागर करने के लिए वैशाली का अंधकार युग पर अपना शोध किया है। तो इन्होंने शोध किस पे किया है? वैशाली का अंधकार युग।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, बिहार के जो राज्यपाल हैं आर दिवाकर द्वारा जो संपादित पुस्तक है ना बिहार थ्रू द एजेस के प्रकाशन में इनका बहुत ही योगदान रहा है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बिहार थ्रू द एजेस किसकी पुस्तक है? तो आर दिवाकर जो कि बिहार के राज्यपाल थे इनकी है, और इस पर अल्तेकर का भी काफी इंपॉर्टेंट जो है हाथ रहा है। यह पुस्तक बिहार की गरिमा को रेखांकित करने में काफी सफल रहा है, बिहार थ्रू द एजेस, ठीक है। और डॉक्टर अल्तेकर जो है ना बिहार सरकार के अनुरोध पर बिहार का संपूर्ण इतिहास लिखने की योजना बना रहे थे, अभी बना ही रहे थे, बट इनका बीच में निधन हो जाता है और इनकी योजना को बाद के इतिहासकारों ने पूरा किया, ठीक है। तो डॉक्टर अल्तेकर पटना विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद केपी जायसवाल के साथ जो है उन संस्थान के पूर्णकालीन निदेशक बनते हैं और जीवन पर्यंत रहे। डॉक्टर अल्तेकर न्यूमेस्टिक सोसाइटी सहित कई संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्य रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने अपना शोध ग्रंथ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली उन्हीं को समर्पित किया है, अल्तेकर को, याद रखिएगा, ऑफ वैशाली। तो ये जो डॉक्टर योगेंद्र मिश्र हैं, प्रश्न पूछ सकता है ना कि एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली किसको समर्पित है? तो ये है अल्तेकर जी को। किसने किया है? योगेंद्र मिश्र ने। ये भी याद करने वाला पॉइंट है। तो न्यूमेस्टिक सोसाइटी ने तो अपने भवन का नाम ही रखा हुआ है अल्तेकर भवन, इनको समर्पित है ना इसलिए। तो अल्तेकर जो है ना वो छात्र जीवन से प्रतिभा संपन्न और अत्यंत मेधावी थे, बचपन से ही थे, और इन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से संस्कृत में चांसलर मेडल भी प्राप्त किया है। एलएलबी के लिए इन्होंने लॉरेंस जोकिंस स्कॉलरशिप भी प्राप्त किया है, सोचिए। और इनकी नियुक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय संस्कृति विभाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में हुई है। तो इनको काफी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, और ये भी शोध वगैरह करते थे, ठीक है। तो इसमें इतना ही आपको याद रखना है, बस इतना याद रख लेना कि अपने अथक प्रयास इन्होंने 21 पुस्तक और लगभग 200 शोध पत्र प्रकाशित किया है, ठीक है। बस चलिए, एक चीज यहां पर बताना चाहूंगी, क्योंकि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने ना उन्हें उनकी पुस्तक प्राचीन भारतीय शासन पद्धति के लिए 1000 मुद्रा का जो है पुरस्कार दिया है। तो अल्तेकर की जो इसकी किताब है, पुस्तक है, वो है प्राचीन भारतीय शासन पद्धति। इसके लिए इनको बिहार जो है राष्ट्र भाषा परिषद ने 1000 मुद्रा का अवार्ड दिया है। पुरस्कार ग्रहण करते वक्त इन्होंने कहा था कि मैंने राष्ट्र भाषा समझकर हिंदी की सेवा की है, आर्थिक लाभ के लिए नहीं, ये इन्होंने बोला था। राष्ट्रभाषा हिंदी के जो पति हैं इनमें हिंदी के प्रति जो है हिंदी के प्रति जो है इनके मन में काफी प्रेम था। बट आजकल आप देख ही सकते हो कि हिंदी की क्या हालत हो चुकी है। तो ये है इनसे रिलेटेड, अल्तेकर जी से रिलेटेड। और फिर इनको जो है ये काफ़ी टैलेंटेड थे, और 1954 में अमेरिका में ना इनको गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, व्याख्याता के रूप में, ठीक है। और इसी वर्ष भारतीय संस्कृति पर इन्होंने व्याख्यान देने वेस्ट इंडीज भी गए। अल्तेकर इतिहास लेखन में किसी वाद विवाद से नहीं बंधे हुए थे। ये प्रत्येक क्षण व्यस्त रहने में विश्वास करते थे, जिसके कारण इन्हें हड़बड़िया भी कहा गया। तो ये भी पूछ सकता है कि हड़बड़िया किसको कहा गया है? अल्तेकर जी को, क्योंकि ना हर एक मिनट मतलब इनका सेकंड भी वेस्ट नहीं होता था। ये अपने आप को बिजी रखना चाहते थे। बस इनका मानना था कि जब किसी पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हो जाए तो इसे प्रकाशित कर देना चाहिए। इन्हें संवारने का कार्य नए शोध प्रज्ञों पर छोड़ दो। अगर आपकी मान लीजिए पांडुलिपि तैयार हो चुकी है तो उसको पब्लिश करो भाई, क्यों सजा रहे हो? बाकी के लोग कर लेंगे। अल्तेकर के शोध का आधार मूलतः साहित्यिक शोध था, लेकिन ये पूरा अभिलेखीय और मुद्रा शास्त्र के भी ज्ञाता थे। पुरातत्व के क्षेत्र में इन्होंने बिहार में बहुत काम किया है। बिहार से रिलेटेड हैं भी तो प्रश्न पूछ सकता है। अल्तेकर जो है ना रूढ़िवादी नहीं थे, नारियों के प्रति काफी इनका दृष्टिकोण पोलाइट था। और इवन नारियों की दशा पर उनके द्वारा जो रचित पुस्तक है ना, उससे ये पता चलता है कि इनके, आपको पता ही है कि पहले सती प्रथा वगैरह होती थी, तो ये भी इनके गाँव में हुई, जिससे कि काफी इस घटना ने इन्हें काफी प्रेरित किया इस किताब को लिखने में। और इन्होंने इलाहाबाद के लीडर पत्र में एक लेख भी छपवाया था, जिसमें यह साबित किया गया था कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों और शूद्रों को भी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि पहले वेद जो है स्त्रियां और शूद्र नहीं पढ़ सकते हैं। बट इन सब चीजों के बाद से इन्होंने जो अपना लीडर पत्र में एक लेख छपवाया था, और इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि देखो भाई, वेद पढ़ने का अधिकार तो स्त्री को भी है और शूद्र को भी है। और यह लेख उसी समय प्रकाशित हुआ जब एक शूद्र लड़की बीएचयू के प्राच्य विभाग में अध्ययन करना चाहती थी। तो इस वजह से भी इसकी काफी चर्चा हुई। अल्तेकर ने, आपको पता है, जो हमारे राहुल सांकृत्यायन हैं, इनके द्वारा संग्रहित पांडुलिपियों के प्रकाश के लिए भी बहुत मेहनत किया, और इस कार्य में इन्हें बलदेव मिश्र का जो है काफी सहयोग मिला।
इनके संबंध में जगदीश चंद्र माथुर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं अक्सर ताज्जुब करता था कि डॉक्टर अल्तेकर ने अपने सभी ग्रंथ भारत में ही क्यों छपवाए, जबकि उनकी इतिहास विषयक रचनाएं विश्व स्तरीय थी, क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका में प्रकाशित ग्रंथों की जो प्रतिष्ठा थी वो भारत में प्रकाशित ग्रंथों की नहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने सारे ग्रंथ भारत में ही छपवाए, क्योंकि जो चीजें आपको इंग्लैंड और अमेरिका में जो एक तरीके से होता है ना प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट जो था, वो भारत में प्रकाशित ग्रंथों की नहीं थी। डॉक्टर अल्तेकर इस बात को नहीं समझ सके। एक बार पूछने पर उन्होंने कहा कि बहुत पहले जब राष्ट्रीयता का दौर आया था तभी मैंने संकल्प किया था कि इंग्लैंड में अपनी पुस्तक नहीं छपवाऊंगा। आखिर इतने लोग महंगे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर क्यों खादी को अपना रहे थे? मैं अपने ग्रंथों को तो देसी रूप दे सकता था। हालांकि अब परिस्थिति बदल गई है, लेकिन संकल्प को कैसे तोड़ूं? तो ये सारी चीजें थी और अपने शोध कार्य में कभी भी पीछे नहीं रहते थे। तो ये था इतिहासकार से रिलेटेड आपको जो मैंने काशी प्रसाद जायसवाल, अल्तेकर, इन लोगों की जो चीज कहाँ से रहने वाले हैं, इनकी किताबें क्या हैं, आपको बस ये याद रखना है। और चैप्टर काफ़ी छोटा है, इसमें क्वेश्चन आंसर भी नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उसे याद रखें। और ये है हमारा चैप्टर 14, हमारे इतिहासकार। कल से हम क्या स्टार्ट करें बताइएगा जरूर, क्लास 6 की ज्योग्राफी या फिर 7 की ही हिस्ट्री, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसका जितना वेटेज होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लाइक से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हमारा ये 6 चैप्टर क्लास 6 का 14 चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।